Hello students, here our next lecture of class 9 subject science chapter why do we fall ill। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जहाँ पे हमने हेल्थ और हेल्दी पर्सन और एक डिजीज़ फ्री पर्सन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीखा। हमने जाना कि हेल्दी होना क्या होता है। हमने ये जाना कि हेल्दी होना मीन्स ये नहीं होता कि आप ठीक ठाक दिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। हेल्दी होने का मीन्स ये है कि आप मेंटली ठीक हो, आप सोशली ठीक हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है, मीन्स कि आप सारे एस्पेक्ट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मेंटली आप ठीक हैं, सोशली ठीक हैं, फिजिकली आप ठीक हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन वही माना जाएगा जो मेंटली, सोशली और फिजिकली तीनों ही एस्पेक्ट पे खरा उतरता हो या तीनों में ही वो ठीक हो, तो उसे आप हेल्दी बोलेंगे। हेल्दी पर्सन का मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं है तो हम उसे हेल्दी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक हेल्दी पर्सन मतलब एक डिजीज फ्री पर्सन को आप हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी पर्सन को आप डिजीज फ्री कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री पर्सन हो सकता है, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन वही होगा जो डिजीज फ्री होगा। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन को, यानी कि एक बीमार जिसको नहीं है, बीमार अगर नहीं है तो आप उसे हेल्दी नहीं कह सकते हो। पहली बात तो क्यों, क्योंकि हो सकता है उसे कोई मेंटल कोई प्रेशर हो या वो कोई चीज़ सोच के बहुत परेशान हो। बीमारी तो नहीं है लेकिन वो परेशान है, वो अपनी जॉब को लेके परेशान है, वो अपनी पढ़ाई को लेके परेशान है, वो अपने आसपास की चीज़ों से परेशान है। तो ऐसा नहीं होना है। और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो परेशान है, लेकिन बस उसे बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है इसके बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है, ऐसा WHO की गाइडलाइन है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाली हूँ, एग्जाम्पल ये कि हर एक टीचर एक ना एक बार स्टूडेंट जरूर होता है या नहीं होता है। जितने भी टीचर हैं, अब वर्ल्ड में जितने भी टीचर हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स तो जरूर थे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका हर एक स्टूडेंट टीचर ही हो। यानी कि बात ये कि टीचर, हर एक टीचर स्टूडेंट होता है लेकिन हर एक स्टूडेंट टीचर नहीं होता है ना। वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कुछ करेगा। सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबके अलग अलग एम होते हैं। कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, है ना। लेकिन और कोई टीचर भी बनेगा, लेकिन सारे के सारे नहीं होंगे ना। तो ठीक वैसा ही ये है कि एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री तो हो सकता है, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन जरूरी नहीं कि हेल्दी हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मटेरियल फॉर हेल्थ। हमने पढ़ा था कि पर्सनल इश्यूज भी, कम्युनिटी इश्यूज भी सभी के सभी मैटर करते हैं। क्योंकि पर्सनल इशू जैसे कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपके आसपास आपके घर का इन्वायरमेंट साफ सुथरा नहीं है, तो आप वैसे बीमार पड़ जाओगे, आप वैसे ही ठीक नहीं होगे। और घर के साथ साथ पूरी सोसाइटी या पूरा मोहल्ला ही फिर उस तरीके का है, तो कम्युनिटी इशू भी वहाँ पे आ जाता है ना। फिर हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये तो हमने कर लिया, ये हमने किया था। फिर हमने पढ़ा था कि बीमारी क्या होती है और इसके रीज़न क्या हैं, और बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे, हम इनके बारे में बात करी थी। हमने इसके बारे में जाना था। हमने कहा था कि अगर लंबी चल गई तो फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होते ही रहती है, कैसे इससे बचा जाए। तो उसके बाद हमने बात करी थी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस की, यानी कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए चलती है, जैसे कि कफ एंड कोल्ड थोड़े टाइम के लिए चलता है फिर ठीक हो जाता है, तो एक्यूट डिजीज़ हमने कह दिया। लेकिन हमने कहा कि कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि क्रॉनिक होती है, मीन्स की जो लंबे टाइम तक और कभी कभी तो पूरे लाइफ तक भी वो चलते ही रहती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉनिक डिजीजेज उन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की डिजीज हमने पढ़ी थी। और क्रॉनिक डिजीज एंड फॉर हेल्थ की बात हमने करी थी, लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज और उसकी वजह से होने वाली खराब हालत, डे बाई डे जो तबीयत फिर खराब होते ही रहती है, उसकी वजह से बाकी भी बीमारियां जो पकड़ लेती हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। हमने कॉजेज ऑफ डिजीज़ के, बीमारियों के रीज़न क्या हैं, बीमारियां होती क्यों हैं, ये हमने पढ़ा था। जहाँ पे हमने जाना था कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है अगर साफ़ नहीं है, हम हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई अगर हम मेंटेन नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर बीमारी होनी ही होनी है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एक तरीका ये है कि हम बीमारी होने से पहले ही बीमारी को भगा देते हैं, उस पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। कैसे खत्म होगा, आप देखो कभी भी बीमारी होगी तो गंदगी वाली जगह में ही होगी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ रहा है तो गंदगी वाली जगह में ही आएगा, वहीं पे अटैक करेगा, और उस इन्वायरमेंट में अगर हम एक्सपोज हो गए तो वहीं से होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। तो पहली बात तो ये कि हमने सफाई रखनी है, अपने आसपास सफाई रखनी है। दूसरी बात ये कि अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना है। और इम्यून सिस्टम हेल्दी कैसे होगा, जब आप हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप टाइम टू टाइम
आप पानी पी रहे हो, आपको पता है कि हाँ पानी पीना टॉक्सिक सब्सटेंस को मेरी बॉडी से बाहर निकालेगा जितना पानी मैं पीऊँगा। तो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल हो जाएगा कि जल्दी से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है ना, तो जल्दी से उस पर वो अटैक कर देगा। फॉरेन पार्टिकल मीन्स कि ऐसे पार्टिकल जब बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे जल्दी से पहचान लेता है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, यानी कि इसे भगाना है। तो वो जल्दी जल्दी नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। बहुत एक मतलब सिपाहियों की तरह, फौजी की तरह वो काम करता है, इसीलिए उनको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, वो जल्दी जल्दी सेल्स बनाने लगते हैं ताकि जो फॉरेन पार्टिकल आया है उसे वो मार सकें। ठीक है, उसको मारने के लिए वो इनका यूज करते हैं। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने जाना था पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज। हमने जाना था कि पेप्टिक अल्सर पहले बहुत मतलब कि खान पान की गलत आदतों से होता है ऐसा माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वो उस बैक्टीरिया को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है। रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में पता लगाया और अभी हम क्योर कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसे पेप्टिक अल्सर को। तो उसके बाद इन चीज़ के लिए, इस फाइंडिंग के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करी। इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होती है और एजेंट्स क्या होते हैं उसके, कौन लेके आता है, उसे हमने पढ़ा। बहुत सारे एजेंट्स की हमने बात करी, जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाया गया था। सार्स वायरस हमने बात करी, लेशमानिया की हमने बात करी थी, हमने बात करी थी स्टेफिलोकोकी की हमने बात करी थी, और ट्रिपेनोसोमा जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस, नींद ही आते रहती है, थकान ही होते रहती है, उसकी बात करी थी। राउंड वॉर्म एस्केरिस की हमने बात करी थी, जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इसका नेम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये अटैक करता है, हमने बात करी थी। ऐसे ही हमने कहा था कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोअन्स हैं, फंजाई हैं, ये हेलमिंथ होते हैं, ये सब डिजीज को कॉज करने वाले एजेंट होते हैं, हमने इनकी बात करी थी। फिर कैसे फैलता है हमने इसकी बात करी थी, हमने इसी में मलेरिया साइकिल की बात करी थी। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की हमने बात करी थी, कैसे वो काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमने बात करी थी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कैसे हम इससे बचें, हमने इसकी बात करी थी। और आज हमने पढ़ना था स्मॉल पॉक्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये कहा गया था, अब देखो आज तक आजकल किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, आपने नहीं देखा होगा। स्मॉल पॉक्स आई थिंक चेचक हिंदी में उसे कहा जाता है। तो ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी आजकल कहीं नहीं होती है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि उसकी वैक्सीन बन चुकी है, सबको उसके वैक्सीनेशन करवाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो उसके बाद आपने सुना होगा कि आज बच्चे को टीका लगाने जा रहे हैं ना, उसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू या माउथ के थ्रू ओरल जो होता है वो मेडिसिन दी जाती है बच्चे को या एक पर्टिकुलर एज में, और उसके बाद वो अगली बार जब वायरस आ रहा है तो वो अटैक नहीं करता है। और कैसे नहीं करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन एक टाइम ऐसा था, देखिए दीज डेज देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आजकल कहीं पे भी हमें स्मॉल पॉक्स का नेम तक सुनने को नहीं मिलता है पूरी दुनिया में। बट इट रिसेंटली एज 100 years एगो, लेकिन आज से 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वर नॉट एट ऑल अनकॉमन। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक महामारी इस तरीके से फैली थी ना, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है। जिस तरीके से कोरोना वायरस ने सबको डरा के रखा है, ठीक उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स ने भी सबको डरा के रखा था। इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हो रही थी, कंटिन्यूअसली डेथ हो रही थी। साइंटिस्ट लगे हुए थे, डॉक्टर्स लगे हुए थे कि कोई तो मेडिसिन हम इन्हें दें जिससे कि ये ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा था। पूरे वर्ल्ड में बहुत गंदे तरीके से फैल चुका था। मतलब आप ठीक रिलेट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, तो कोरोना वायरस भी तो ऐसे ही फैला हुआ है ना, सब लोग लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और उस टाइम तो वैक्सीन होता है ये भी नहीं पता था, मतलब वैक्सीन का नाम ही नहीं पता था। जब वैक्सीन बनी ना इसी स्मॉल पॉक्स की, पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की ही बनी थी और वैक्सीन नाम भी वहीं से आया था। तब तक वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं था लोगों को, ना साइंटिस्ट को, ना डॉक्टर को, और आम लोगों को तो पता कैसे होगा जब उनको ही नहीं पता था, है ना। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था
था, उन्होंने इसको बनाया था। तो अभी जानेंगे उनके बारे में, उनकी स्टोरी को हम सुनेंगे, आपको मैं सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वो है, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज सिंस दे वर अफ्रेड टू कैचिंग द डिजीज। तो जब ये बीमारी हो गई थी तो उस टाइम पे ना लोग एक दूसरे, जैसे ठीक अभी ना आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, या जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसके कांटेक्ट में आने से डर रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं उस एरिया में, सील कर दिया जा रहा है वो एरिया। तो ठीक उस टाइम पे भी यही हो रहा था। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जिसको बीमारी थी लोग डर रहे थे, उसके पास जाने से भी वो डर रहे थे कि कहीं उन्हें भी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि हावेवर देयर वॉज वन ग्रुप ऑफ पीपल who did not have this fear। लेकिन वहां पे को एक ग्रुप ऐसा था जिसको बिल्कुल डर नहीं था, वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। ठीक है, these people would have nursing care for the victim of smallpox। और जो नहीं डर रहे थे, जिनको वो नहीं इसलिए डर रहे थे ना क्योंकि उन्हें हो ही नहीं रहा था। एक इंटरेस्टिंग चीज ये। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया, जब पूरी दुनिया में फैल रहा था तो वो स्पेशल उनके बॉडी में क्या था, उनमें क्या स्पेशलिटी थी कि उनको नहीं हो रहा था। तो उनको नहीं हो रहा था तो उनको पकड़ा और बोला कि चलो ठीक है, जिनको बीमारी हुई है आप उनकी केयर कर दीजिए, उनका ध्यान रख दीजिए, क्योंकि ये आपको तो हो नहीं रही है। ठीक है, वो उनके कॉन्टेक्ट में आ रहे थे ना, फिर भी उन्हें नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये बहुत एक चमत्कार टाइप, एक मैजिक टाइप का हो गया था कि कुछ लोगों को हो रहा है और कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। तो जिनको नहीं हो रहा है उनको रख दिया गया था। लेकिन जब स्टडी की गई थी तो वो ग्रुप था, दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव इट। तो वो एक ऐसा ग्रुप था जिनको कि पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था और वो उससे बच निकले थे। अब बात, एक क्वेश्चन और ये आता है कि भाई जब आपको स्मॉल पॉक्स हुआ था तो आप कैसे बचे, और अभी के लोग कैसे नहीं बच रहे हैं जिनको अभी हुआ है, वो कैसे डे बाय डे उनकी डेथ होते ही जा रही है। तो बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो ऑल दो विथ अ लॉट ऑफ स्कारिंग, लेकिन हालांकि वो सर्वाइव तो हो गए थे, लेकिन उनकी बॉडी में उसके दाग धब्बे, स्कैरिंग मीन्स दाग धब्बे, जो उसके स्मॉल पॉक्स के जो धब्बे थे, जो दाग थे, वो उसकी बॉडी में रह गए थे जिनको हुआ था। इन अदर वर्ड, इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो गया तो देयर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। तो कोई चांस नहीं है कि आपको वो दोबारा होगा। ठीक है, एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई थी। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज अ मींस ऑफ प्रिवेंशन सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम डिजीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बार वो बीमारी हो गई तो ये आपका एक प्रिवेंटिंग मेजर हो गया कि आपको एक बार हो गया तो आप दोबारा उसके कितने ही कांटेक्ट में आए वो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बोल रहा है दिस हैपन बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सी एन इन्फेक्शन माइक्रो। अब होता कैसे है, देखिए हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हमारे किसके बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इसमें हुआ क्या कि जब एक बार इन्फेक्शन बॉडी में एंटर किया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, तो उस टाइम पे होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है कि ये कौन आ रहा है, मेरी बॉडी में कौन एंटर कर रहा है। अगर कोई माइक्रोब्स एंटर कर रहा है तो वो पहचान लेता है, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि अरे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो उसके लिए जल्दी से सेल्स बनाई जाती है ताकि उसे मार सके। और अगर इन्फेक्शन कम नंबर में गया है, हमने पढ़ा है कि अगर नंबर माइक्रोब्स की क्वांटिटी कम हो तो इजीली हम उसे मार सकते हैं, हमने ये पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। तो अगर इन्फेक्शन कम नंबर में गया है, भले ज्यादा नंबर में गया है, तो वहां पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी सेल्स को बनाता है। और सेल्स को बनाने के बाद देखिए क्या होता है, इन्फेक्शन माइक्रो इट रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेशली। ये इसकी स्पेशलिटी को क्या करता है, याद रखता है कि मैंने इसको मारने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज किया था और इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, ये क्या ऐसा। अगर ये वायरस है तो वायरस के पास, इस वायरस के पास क्या स्पेशल फंक्शन है, इसकी बॉडी में क्या स्पेशल है, ये हमारा इम्यून सिस्टम याद रखता है। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसकी बॉडी में क्या स्पेशल फंक्शन है, ये हमारी बॉडी याद रखती है। जैसे कि हमने एंटीबायोटिक्स के लिए पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में काम करती है और वो इसलिए काम करती है क्योंकि बैक्टीरिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद को सर्वाइव करने के लिए बाहर से एक कोट चढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो खुद को सर्वाइव रखता है और दूसरे को हार्म पहुंचाता है। लेकिन एंटीबायोटिक ठीक इसके अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक पहचानती है कि बैक्टीरिया के वॉल को अगर तोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा। तो वो एंटीबायोटिक का काम वही होता है, वो डायरेक्ट से जाती है, अटैक करती है उसके वॉल पे।
ठीक है, वो जो वॉल उसने बना रखी है, प्रोटेक्टिव वॉल जो उसने बना रखी है, उसे तोड़ती है। जैसे ही वॉल टूटता है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिससे जिस बीमारी से आप सफर कर रहे हो वो ठीक हो जाता है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का यही काम है कि एक बार के लिए वो ट्रायल करता है कि भाई ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, या प्रोटोजोअन है, जो भी है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसके अगेंस्ट मैं काम करता हूँ। और उसके बाद जिस हिसाब से उसने काम किया है ना, वो उसकी मेमोरी को, अपनी मेमोरी सेल उसके पास, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी सेल्स होती हैं, उनमें जाके इंफॉर्मेशन स्टोर कर देती है कि एक बार ऐसा वाला वायरस आया था या ऐसा वाला माइक्रोब मेरी बॉडी में एंटर किया था, मैंने उस वायरस को इस मैकेनिज्म से मारा, ठीक है, और उस मैकेनिज्म से मारा था। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो मैं जल्दी से पहले तो जो पुराने बनाए हुए हैं उन एंटीबॉडीज का यूज करूंगा और जल्दी से नई प्रोसेस के थ्रू जल्दी से उस टाइम पे नए एंटीबॉडीज भी बना दूंगा, जिससे कि उसको मैं मार सकूं, ठीक है। तो उसके बाद सो द नेक्स्ट टाइम अब होगा क्या कि एक बार उसने बना लिया, उसने याद कर लिया कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ये है, इसके पास इसकी बॉडी में ये है, ये ऐसे मरेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये माइक्रोब आएगा ना, सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और इट क्लोज रिलेटिव्स एंटर द बॉडी, नेक्स्ट टाइम पे अगर सेम माइक्रोब आया या सेम, अब ध्यान दीजिए, सेम माइक्रोब या उससे रिलेटेड। अब देखिए वायरस है, एक वायरस आया, बॉडी में एंटर किया, अब उसी से रिलेटेड कोई दूसरा, हालांकि है तो वो वायरस ग्रुप का, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर सेम होते होंगे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग, जैसे HIV एड्स का वायरस है, रैबिज का वायरस है, कोरोना वायरस है, अलग है तो वायरस फैमिली का, सारे के सारे कैरेक्टर वायरस फैमिली के हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर कोरोना का अलग होगा ना, इसीलिए तो उसकी मेडिसिन नहीं बन पा रही है, इसीलिए तो बाकी के वायरस वाली बीमारियां उसकी काम नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जैसे वायरस से ठीक होने वाली जो मींस की वायरस के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं वो मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, तो माइल्ड सिम्टम वाले ठीक हो जा रहे हैं ना उसमें, कोरोना में। तो वही होता है कि जब भी कोई भी सेम या तो वही माइक्रोब एंटर किया जिसके लिए बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई थी मारने के लिए, या उससे रिलेटेड, उससे सिमिलरिटी शो करता हुआ कोई वायरस आया, कोई माइक्रोब आया, कोई भी आ रहा है, तो उसको वो क्या कर देगा, मार देगा इस मेथड से। और दूसरी टाइम अगर वो आएगा ना, दूसरी टाइम और ज्यादा अटैकिंग पावर होती है उसके पास, और ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो सेल्स है, WBC जो सेल्स है, और ज्यादा तेजी से, मतलब कि और ज्यादा ताकत लगा के उस पर अटैक करती है, ठीक है। दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड। तो इसकी ये और ज्यादा जोर से अटैक करने के बाद, अटैक करने की वजह से ये इन्फेक्शन दूसरी टाइम और जल्दी खत्म हो जाता है, इवन हमें फील ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये माइक्रोब एंटर भी किया था, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। यही क्या है, बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन है कि इम्यून सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो आपकी WBC सेल एक्टिवेट है, आपकी WBC सेल एक्टिवेट है तो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एंटीजन बनाएगा, और ऐसे एंटीजन बनाएगा, सॉरी एंटीजन नहीं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, उस माइक्रोब के खिलाफ, और ऐसी ऐसी एंटीबॉडी बनाएगा कि वो कभी आ ही नहीं पाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा इम्यूनाइजेशन। तो थोड़ा सा बात करते हैं इम्यूनाइजेशन कैसे या क्या, कैसे ये चीज़ें आई या कैसे पता चला, वैक्सीन टर्म कैसे आया, वैक्सीन के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम समटाइम डेलिबरेटली रब्ड द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। देखिए, अब जो ट्रेडिशनल इंडियन और चाइनीज मेडिसिनल जो सिस्टम है ना, उसमें क्या किया जाता था ना, ये वैक्सीन बनने से पहले उसमें ये किया जाता था कि अगर कोई बीमारी है तो चलो ठीक है, उसी बीमारी को थोड़ा सा बॉडी के अंदर डाल देते हैं, उसी बीमारी के माइक्रोब्स को थोड़ा सा बॉडी के अंदर डाल देते हैं, अगर उससे कोई प्रॉब्लम, अगर हो सकता है कि उससे ठीक, मतलब ये मेथड यूज किया जाता है कि बीमारी को बीमारी ही काटती है टाइप एक टर्म लिया जाता था, तो उसको बॉडी के अंदर डाल दिया और धीरे धीरे जो विक्टिम है वो हेल्दी पीपल की स्किन में डाल दिया, और वो अगर काम कर गया तो ठीक है, कुछ इस तरीके का मेथड यूज किया जाता था। तो अब हुआ क्या कि ये उन्होंने कहा कि क्या पता अगर हम ये मेथड यूज करें, साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्या पता अगर हम ये मेथड यूज करें कि स्मॉल पॉक्स के वायरस को ही बॉडी के अंदर डाल दें, तो क्या पता ये फायदेमंद हो, क्या पता ये हेल्प करे, क्या पता ये कम कर दे सिम्टम्स को, स्मॉल पॉक्स के जो सिम्टम हो, या रेसिस्टेंस अगेंस्ट उसके प्रतिरोध उसका करे, यानी कि उस बीमारी को बढ़ने से रोके, ये वो सोच रहे थे। तो इससे पहले कि मैं आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जो आप सभी बच्चों को पता है। आप सभी ने पोलियो की ड्रॉप्स पी है ना, ये वैक्सीनेशन से ही रिलेटेड है। आप सभी ने पोलियो की ड्रॉप पी है, आई होप कि सभी ने पी है, और 4 साल तक तो सभी ने पी है,
ठीक है। तो आपको क्या पता है, जब आपको पोलियो की ड्रॉप, पोलियो एक वायरस होता है जो कि पानी की गंदगी में से फैलता है, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज होती है और वायरल डिजीज होती है, और अगर ये बॉडी में अटैक कर जाता है तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि पैर, हाथ, ये इस टाइप के, हाँ, ये काम नहीं कर पाते हैं, ये टेढ़े तिरछे और टेढ़े हो सकते हैं, या बिल्कुल काम करने लायक नहीं होते हैं, उस बॉडी पार्ट में कोई एनर्जी नहीं रह जाती है। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन वो शो करते हैं अगर पोलियो की बीमारी हो जाए तो, ठीक है। मतलब ये हैंडीकैप एक तरीके से आप कह सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स का काम ना कर पाना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का काम ना कर पाना। तो क्या आपको पता है कि जब पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, जब एक छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है तो उसके अंदर पोलियो का वायरस ही डाला जाता है? क्या आपको पता था ऐसा? कि आई होप कभी मैंने स्कूल में आपको बताया हो कि पोलियो की ड्रॉप जब पिलाई जाती है तो पोलियो का वायरस ही बहुत कम अमाउंट में वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब आप समझ गए होंगे, आई नो कि आप लोग समझ गए क्यों डाला जाता है, क्योंकि अभी हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा कि अगर एक बार माइक्रोब एंटर कर गया तो वो क्या करता है, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है। अब दोबारा से अगर वो वायरस कभी बॉडी के अंदर आया तो और तेजी से बनाएगा, ऐसे ही वो एंटीबॉडीज अपनी बढ़ाते रहेगा ना। तो अब देखिए, पोलियो की ड्रॉप छोटे से बच्चे से, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 4 साल तक के बच्चे को लगातार पिलाई जाती है एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब 3 महीने का गैप है, 6 महीने का गैप है, जितने महीने का भी गैप है उस गैप में लगातार पिलाई जाती है। और गवर्नमेंट श्योर करती है कि कोई भी बच्चा छूटे ना। पोलियो वाले दिन के बाद भी हर एक हेल्थ वर्कर, आपने देखा होगा, घर घर आते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा है, अगर बच्चा है तो वो छूटा तो नहीं पोलियो ड्रॉप पिलाने से या पीने से छूटा तो नहीं है, ये पूछा जाता है। और अगर छूट गया है तो उसे पिलाया जाता है ना, ये इसे। और एक अच्छी बात ये कि 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त अनाउंस कर दिया है, यानी कि इंडिया में अब पोलियो वायरस का खतरा नहीं है, ये कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नए बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि उससे वो इफेक्ट ना हो जाए। तो अब देखिए, पोलियो वायरस में मैंने कहा कि पोलियो की ही ड्रॉप पिलाई जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, पोलियो से बचने के लिए तो हमें वैक्सीन चाहिए और आप कह रहे हो कि पोलियो ड्रॉप ही पिला देते हैं। बेटा, जब पोलियो ड्रॉप आपको पिलाई जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो WBC सेल है, वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हमारी बॉडी में जो पोलियो की ड्रॉप आई है वो हमारे लिए नहीं बनी है, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो वो जल्दी से क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, और जब उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेता है तो एंटीबॉडीज बनाता है और उसे खत्म करने की शुरुआत करता है। और पोलियो को समझता है, उस वायरस को वो समझता है और उसकी मैकेनिज्म समझता है, उसकी मैकेनिज्म को समझता है, उसकी स्पेशलिटी को समझता है, और जिस हिसाब से उसने एंटीबॉडी बनाई है वो मेमोरी में, मतलब कि अपनी मेमोरी में वो रख लेता है और उसे सेव कर देता है। अब फिर दोबारा से पोलियो की ड्रॉप पिलाई, तिबारा पिलाई, 4 साल तक लगातार पिला रहे हैं, तो हर एक बार, हर नई बार, जितनी बार वो पोलियो की ड्रॉप अंदर जा रही है उतनी बार वो और तेजी से अटैक करके उतनी ज्यादा एंटीबॉडी बॉडी में बना दे रहा है। अब इस बीच ऐसा हुआ, या ऐसा थोड़ी कि 4 साल तक के बच्चों को ही पोलियो इफेक्ट करेगा, उसके बाद भी तो कर सकता है, कभी भी तो कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि उस बीच कभी पोलियो वायरस एंटर नहीं किया हो। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि पोलियो वायरस ने उस बीच एंटर नहीं किया होगा उसकी बॉडी में, उस बच्चे की बॉडी में, है ना। तो उस बीच अगर उसने एंटर किया तो उसने एंटीबॉडी, हमारा क्योंकि इम्यून सिस्टम है उसको पता है कि उसने एंटीबॉडी सेव करके रखी है, तो वो एंटीबॉडी क्या कर देता है, वो बनाता है और उसे क्या कर देता है, जल्दी से वायरस को खत्म कर देता है। और इवन हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है कि कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। तो यहाँ ये और जो ये पोलियो की ड्रॉप है ना, ये भी वैक्सीन का ही फॉर्म है। और पता है कब बनी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, उसके बाद ये सारी चीजें बनी थी। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि पोलियो से आप सभी लोग फैमिलियर हैं, पोलियो की ड्रॉप के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो चलिए अब जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। Famously, 2 centuries ago, an English physician named James Edward Jenner, तो एडवर्ड जेनर नाम इनका था, इंग्लिश फिजिशियन ये थे। इन्होंने, अब देखो इनकी जो स्टडी है ना, इनका जो वैक्सीनेशन जो इन्होंने कंसीव किया था, एडवर्ड जेनर ने, एक डॉक्टर ये थे, एक इंग्लैंड में ये एपिडेमिक चल रहा था, ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, सभी जगह फैली हुई थी, यहाँ भी फैला हुआ था। तो इनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये क्या थे, पढ़ने के लिए इनको बाहर भेजा गया था, एक गांव में रहते थे, फिर इनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया इनके पेरेंट्स के थ्रू, और काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, तो साइंटिस्ट इन्हें बनना था। तो ये चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे, ये
नॉर्मली रिसर्च कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों पे, तो उसी टाइम पे ये स्मॉल पॉक्स काफ़ी फैल गया। अब जैसे कोरोना फैल गया तो लोग घर वापस चले गए ना, अपने अपने दूर से लोग आ रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं तो अपने घर को आ रहे हैं ताकि घर में सेफ रह पाएंगे। तो वैसे ये भी अपने गाँव चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने देखा ना कि वही एक ग्रुप है पीपल का जो कि बिल्कुल नहीं डर रहा है, वो बिल्कुल हेल्थ वर्कर्स के साथ लगा हुआ है काम करने में। और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्यों नहीं हो रहा है ये, आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कैटल के आसपास रहते हैं, हमें ये बीमारी नहीं होती है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हमें नहीं होती क्योंकि हम तो गाय वगैरह के आसपास रहते हैं। एक मतलब सिंपल इन्फ्लुएंस में उन्होंने बोल दिया। और फिर थोड़ा बहुत फिर उन्होंने देखा कि नॉर्मलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, नॉर्मल हो नहीं रहा है, तो क्यों ना अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू किया जाए, तो वो वापस आ गए। अब जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं जो कैटल्स के आसपास रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उनमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अचानक से उनके दिमाग में एक दिन ये आया कि उस इंसान ने मुझसे ये कहा था कि मैं गाय के आसपास रहता हूँ, मैं जानवरों के आसपास रहता हूँ, तो मुझे या हम लोगों को ऐसी छोटी मोटी बीमारियां इफेक्ट नहीं करती हैं, उन्होंने कहा। हालांकि उस इंसान को पता नहीं था कि उसने जो कहा है वो इतनी बड़ी बात कही है कि आगे जाके वो वैक्सीन का फॉर्मेशन उसके उसी टर्म से होने वाला है, ठीक है। फिर देखा गया दुनिया में जितने भी कैटल के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में देखा, तो ये बिल्कुल सही था कि जानवरों के आसपास रहने वाले लोगों को ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, जानवरों के आसपास रहने वाले लोगों को बिल्कुल ये इफेक्ट नहीं कर रहा था। फिर रिसर्च की गई कि आखिर क्यों इनको नहीं हो रहा है। तो ये देखा गया कि नॉर्मली जो गाय के आसपास जो लोग रहते हैं उनको एक बीमारी हो रही है, काउ पॉक्स। बीमारी भी क्या, छोटे छोटे यहाँ पे फोड़े फुंसी हाथ में कहीं मुंह पे कुछ इस तरीके से छोटे मोटे हो जा रहे थे, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद खुद ही ठीक हो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कैटल की वजह से हो रही है तो इसको नाम दे दिया काउ पॉक्स, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ना कोई मेडिसिन, ना कोई वैक्सीन, ना कुछ, बिना किसी चीज के वो खुद ही 1-2 हफ्ते में ठीक हो जा रहा है वो। और लेकिन एक छोटा सा घाव वो छोड़ जा रहा है, लेकिन वो ठीक हो जा रहा है। अब एडवर्ड जेनर ने ना यहीं से दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं काउ पॉक्स को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर डालूं थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि थोड़े एक बार के लिए इंजेक्ट कर दूं हेल्दी पर्सन, मतलब कि जैसे मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। उन्होंने कहा कि एक जिसको बीमारी नहीं है, जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर क्यों ना मैं एक काउ पॉक्स का वायरस डाल दूं, क्यों ना मैं काउ पॉक्स डाल दूं। तो काउ पॉक्स डालूंगा तो थोड़े टाइम तक इम्यूनिटी डेवलप होगी उसकी बॉडी में, और उसके बाद दोबारा फिर मैं स्मॉल पॉक्स डाल दूंगा। तो चेक करूंगा, ट्रायल करना, जैसे अभी ट्रायल किया जा रहा है ना, ह्यूमन ट्रायल हो रहा है ना कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, चेक किया जा रहा है, लोग जा रहे हैं कि आप हम पे चेक कीजिए, ट्रायल हो रहा है, 2-3 बार ट्रायल हो रहा है, एक बार के ट्रायल तो फेल भी हो चुका है, काफ़ी बार ट्रायल फेल हो चुके हैं, तो टेस्ट किया जा रहा है। ठीक वैसे ही उस टाइम पे इनके दिमाग में ये आइडिया है। तो पता है इन्होंने क्या किया, इनका जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थ्योरी जो ये लाए थे ना, मई 1796 में ये लाए थे, वहां पे इनके दिमाग में ये आइडिया आया था। मई 1796 में इन्होंने एक बच्चे को, एक हेल्दी बॉय था 8 साल का, जेम्स फिप्स उसका नाम था। अब सोचिए वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा कि उसने कहा कि हाँ आप मेरी बॉडी को यूज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, अगर मुझ पे ट्रायल करने से अगर ये जो एपिडेमिक फैला हुआ है अगर वो बच जाते हैं, मेरी अगर डेथ भी हो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप मेरी बॉडी ले लीजिए, आप मेरी बॉडी पे ट्रायल कीजिए, कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो उसके बावजूद अगर सेव हो रही है कंट्री तो, या वर्ल्ड अगर सेव हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे भी बड़ी बात उसकी मदर के लिए ये थी कि उन्होंने अपना एक छोटा सा बच्चा आप कह सकते हैं कि दे दिया साइंटिस्ट को कि आप टेस्टिंग करो इसकी बॉडी में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब उन्होंने क्या किया कि वो जेम्स फिप्स उस बच्चे का नाम था, उसको वो लेके गए, डॉक्टर जेनर लेके गए एक डेयरी मेट के पास, यानी कि एक ऐसे इंसान के पास, सरा नेल्मस उसका नाम शायद था, जो कि डेयरी में काम, मतलब कैटल्स के आसपास काम करता था। और उसके पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके हाथ में काउपॉक्स हुआ है, उसको थोड़ा काउपॉक्स की प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन उसके बॉडी में था। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने जेम्स, जो वो सरा था, जो मिल्कमैन था, मींस की जो कैटल के आसपास रहने वाला जो आदमी था, उसकी बॉडी से काउपॉक्स का वायरस निकाला और जेम्स फिप्स की बॉडी में थोड़े से कट्स लगाए। कट्स लगाने के बाद उसकी बॉडी में उन्होंने उस वायरस को इंजेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब जेम्स के हाथ में उन्होंने डाल दिया और उन्होंने देखा कि जब जेम्स की बॉडी में इसमें डाला तो जेम्स की बॉडी में एक स्कैब बना, मतलब कि एक क्रस्ट टाइप का बना, एक घाव टाइप का बना, कुछ पस, एक स्मॉल इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग उसकी बॉडी में आई जिसमें कि पस भरा हुआ था,
ठीक है। और उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वो हील भी हो गया, खुद ही ठीक हो गया, लेकिन एक घाव उसकी बॉडी में वो छोड़ गया, ठीक है। अब यहां से आया कि क्या जेम्स की बॉडी ने, क्या जेम्स के इम्यून सिस्टम ने इसको पहचान लिया कि मेरी बॉडी में कोई वायरस आ गया है और मैं इसके अगेंस्ट काम करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दोबारा से डाला काउपॉक्स का ही वायरस, उन्होंने जेम्स फिफ्स की बॉडी में दोबारा से डाल दिया। अब दोबारा से वही कंडीशन हुई, थोड़े टाइम तक स्वेलिंग हुई, पस भरा और वो फिर खुद ही ठीक हो गया और फिर से घाव छोड़ गया, ठीक है। अब ये उन्होंने कब किया था? मई में। लेकिन उसी साल मीन 1796 में ही जुलाई में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं जेम्स फिफ्स की बॉडी में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाल दूंगा। अभी तक काउपॉक्स डाल रहे थे, काउ या कैटल्स की वजह से जो वायरस एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में, वो डाल रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स को सिमिलैरिटी शो करते होंगे, जिसकी वजह से काउपॉक्स होने वालों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। यही एक रीजन हो सकता था। उन्होंने पकड़ा स्मॉल पॉक्स का वायरस और डाल दिया फिप्स की बॉडी के अंदर, और एक सरप्राइजिंग रिजल्ट उन्हें मिला। उन्होंने देखा कि उसको काउपॉक्स से स्मॉल पॉक्स के कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन जेम्स फिप्स को पता ही नहीं चला कि कुछ हो भी रहा है उसकी बॉडी में, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चला। एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ। अब लेकिन साइंस में तो ऐसा होता नहीं है, आपको बार बार चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। तो उन्होंने दूसरी बार फिर से स्मॉल पॉक्स का वायरस जेम्स की बॉडी में डाला, फिर से कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, फिर डाला, लगातार ये एक्सपेरिमेंट वो करते रहे और जेम्स फिप्स की बॉडी में कोई असर नहीं हुआ। तो वहां से पता चला कि जब काउपॉक्स को डाला गया था बॉडी में, अब क्यों असर नहीं हुआ इसके बारे में पता लगाया गया। तो पता चला कि जब काउपॉक्स बॉडी में उसके एंटर कराया गया था, तो उस काउपॉक्स के बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी ने, जेम्स फिप्स की बॉडी ने क्या किया, उसकी वाइट ब्लड सेल्स जो थी, उन्होंने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब उसके बाद जब उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वायरस उसकी बॉडी में डाला, तो उसने पहचान लिया कि इसी का जैसा तो एक वायरस पहले भी बॉडी में आया था, मैंने उसके लिए ऐसे एंटीबॉडी बनाई थी, मैंने उसे ऐसे मारा था। उसने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया इम्यून सिस्टम ने, और जब और तेजी से इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू किया तो जो एंटीबॉडीज थी वो और स्ट्रांग बनी, और वहां से स्मॉल पॉक्स का वायरस उसने जेम्स की बॉडी से खत्म कर दिया, जिससे कि ना ही उसे उसके कोई सिम्टम आए, ना ही उसमें कोई उसका साइन आया। ठीक है, यहां से अब एडवर्ड जेनर ने कहा कि अब मैं ये मेरा ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, तो अब इसके लिए मैं मेडिसिन बनाता हूं। तो वहां से नाम आया वैक्सीन का। पहली वैक्सीन जो बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी, और फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने इसे बनाया था। ठीक है, तो वही ये जो एपिडेमिक था फिर यहां से कंट्रोल हुआ। काउपॉक्स वायरस को फिर वैसे ही इंजेक्शंस दिए गए, थोड़ा सा वायरस डाला गया एक बार बॉडी में। उसके बाद जब स्मॉल पॉक्स का वायरस आ रहा था तो उसने क्या कर दिया, वो अटैक नहीं कर पाया बॉडी में। ठीक है, तो कुछ ये स्टोरी थी एडवर्ड जेनर की और जेम्स फिप्स की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बच्चा था, एक स्ट्रॉन्ग मदर का स्ट्रॉन्ग बच्चा था, जिसने अपनी बॉडी बिना डरे साइंटिस्ट को दे दी, कहा कि आप टेस्ट करिए मेरी बॉडी में। तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है, देखिए कैसे उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है उस काउपॉक्स को, कैसे उसकी मदर उसके साथ है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं आपको। तो यहाँ से क्या हो गया, Jenner tried deliberately giving cowpox to people, as he can be seen doing in this picture, and found that they were now resistant to smallpox. तो उन्होंने देखा कि ये जब वो दे रहे हैं लगातार वो ये काउपॉक्स लोगों को उन्होंने देते रहे, और वहां से उन्होंने देखा कि जिसको काउपॉक्स हो गया है उसे फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, बहुत बड़ी फाइंडिंग निकल के आई। दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो काउपॉक्स के वायरस से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा था। इसीलिए इम्यून सिस्टम ने पहले की तरह मैकेनिज्म का यूज़ किया, जैसे काउपॉक्स के लिए मैकेनिज्म यूज़ की थी वैसे स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ करी और उसे मार दिया। ठीक है, तो अब जो वैक्सीन जो टर्म था वो यहीं से उभर के आया, वो यहीं से निकल के आया। तो
काउ इज वैका इन लैटिन, तो काउ का लैटिन मीनिंग होता है, लैटिन लैंग्वेज जो होती है उसे वैका कहा जाता है। एंड काउ पॉक्स इज वैकिनिया, तो काउ पॉक्स का मतलब है वैकिनिया। और फ्रॉम दीज रूट्स, तो इनकी जड़ों से, इन्हीं वर्ड से जो वर्ड वैक्सीनेशन था हैज कम इनटू आवर यूजेस, तो यहाँ से जो वर्ड वैक्सीनेशन जो यहाँ पे निकल के आया, टीकाकरण जिसे कहा जाता है, वो इधर से निकल के आया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी एडवर्ड जेनर की, जिन्होंने एक स्मॉल पॉक्स जो कि एक पैंडेमिक, जो महामारी जो फैली हुई थी, जो एपिडेमिक जो फैला हुआ था, वैसे पैंडेमिक कहा जाता है नॉर्मली, कम उसमें फैलता है, तो और एपिडेमिक कहा जाता है अगर बहुत बड़े एरिया में पूरी महामारी की तरह फैल जाता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और पैंडेमिक अगर थोड़ा कम उसमें फैला हुआ रहता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड से अफेक्ट था। तो वहाँ से क्या हो गया, वैक्सीनेशन टर्म आया और स्मॉल पॉक्स के लिए हुआ। तो कुछ ऐसा ही ट्रायल कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आई होप कि जल्दी से वैक्सीन बने और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, तो हम लोग भी स्कूल जा पाएँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देख सकते हैं कि एक ये जर्नल प्रिंसिपल एक ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल क्यों ना बना दें, फूल मतलब कि बेवकूफ़ या मूर्ख क्यों ना बना दें, मूर्ख बना सकते हैं, ताकि वो क्या करे, एक पर्टिकुलर मेमोरी, किसी भी इन्फेक्शन के लिए एक मेमोरी को रखे, और अगर वो रियल में कोई इन्फेक्शन आ जा रहा है, रियल में कोई बीमारी आ जा रही है, तो उसके अगेंस्ट काम करे। ठीक है, तो वही हो गया कि थोड़ा सा हमने डाल दिया, स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में हम डाल देते हैं हमारे बॉडी में किसी बीमारी को, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा कि हाँ ये तो कुछ इस तरीके का है, और अगली बार जब वो रियल में बीमारी आ जाएगी तो उसके अगेंस्ट काम कर देगा, है ना। तो बोल रहे दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज, अच्छा नहीं, दैट मिमिक द माइक्रोब, ये माइक्रोब को मिमिक करेगा। वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट, जिसके खिलाफ हम उसे वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। मिमिक मतलब जैसे कि किसी की नकल करना, माइक्रोब की नकल करेगी वो बीमारी, उसी तरीके से कुछ उस तरीके का बना के भेज देंगे बॉडी में जो कि हार्म ना करे, लेकिन मिमिक उसी की तरह करे। तो उसके बाद उससे क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जल्दी से उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा और रखेगा कि हाँ इसकी मैकेनिज्म तो ये है, मैं इसके खिलाफ ऐसे एंटीबॉडी बनाऊंगा। ठीक है, तो बोल रहा है वैक्सीनेट, वांट वैक्सीनेट अगेंस्ट इन द बॉडी, दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज, इससे बीमारी नहीं होगी, लेकिन बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज। तो ये क्या करेगा, किसी बीमारी को होने से बचाएगा, उस पर्टिकुलर बीमारी को होने से हमें बचाएगा अगर हम कुछ इस तरीके का या वैक्सीनेशन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारी, इसके बाद जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का फाइंडिंग करी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में बताया, तो उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन्स बनी, इसी फॉर्मूले को लेके, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके वैक्सीन्स बनाई गई, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से आज हम बचे हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाया है एडवर्ड जेनर ने, हम कहें। हालांकि उन्होंने फाइंडिंग तो एक ही की करी थी, लेकिन बहुत बड़ी बीमारियों से हमें बचाया। तो देखते हैं, Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases। तो बहुत सारी वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं जिसमें हम मिमिक कर देते हैं बीमारी जैसा ही मैकेनिज्म, जैसे पोलियो की ड्रॉप में पोलियो जैसे वायरस का ही कुछ प्रॉपर्टीज हम डाल देते हैं, तो वैसे ही अब सारी बीमारियों में जिसमें कि वैक्सीन बन सकती है, हम ऐसे ही कर रहे हैं अवेलेबल प्रिवेंट, ताकि हम बीमारी से उस डिजीज से हम बच सकें। एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, ताकि हम एक डिजीज स्पेसिफिक मीन्स को प्रोवाइड कर सकें उसके प्रिवेंशन के लिए। और प्रिवेंशन, देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनेस का टीका लगाया जाता है ना, वैक्सीन्स है उसके लिए। डिप्थेरिया के लिए है, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी से कहा जाता है, मीसल्स है, पोलियो है, एंड मैनी अदर्स। बहुत सारे बीमारियां हैं जिनके लिए क्या किया जाता है, ये वैक्सीनेशन किया जाता है, इसमें मिमिक करवाया जाता है उसी तरीके की कुछ मेडिसिन को, जिस मतलब कुछ बीमारियों को बॉडी के अंदर डाला जाता है, लेकिन साइंटिफिक वे में डाला जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं, वो बीमारी तो नहीं कॉज करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम को जरूर फील करवा देता है कि अगली बार अगर ये आए तो आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो these form the public health program of childhood, of
ऑफ कोर्स, तो ये फॉर्म करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, ये किया जाता है, या बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि 10 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 2 साल के, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए तो उनको ये वैक्सीन लगाए जाते हैं। आप लोगों को भी वैक्सीनेशन इन सारी चीज़ों का करवाया गया होगा। तो बोल रहा है सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ सच हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। इस टाइप का हेल्थ जो प्रोग्राम है ये तभी यूजफुल हो सकते हैं जब ये हर एक बच्चे तक पहुंचे, जब ये इस तरीके की दवाइयाँ, इस तरीके का वैक्सीनेशन, इस तरीके की प्रोग्रामिंग हर एक बच्चे तक जब पहुंचेगा तब ये क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई दिस शुड बी सो। तो क्या आप सोच सकते हैं इसका रीजन क्या हो सकता है या क्यों होना चाहिए ऐसा। तो सम, जैसे कि अब देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे बताई गई है कि सम हेपेटाइटिस वायरसेस। अब देखिए हेपेटाइटिस वायरस एक वायरसेस का ग्रुप है, बहुत सारे वायरसेस का ग्रुप है। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं जो कि अलग अलग टाइप के वायरसेस की वजह से होती है, लेकिन वो वायरसेस कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन सिमिलर कॉज करते हैं, उनकी कुछ सिमिलैरिटी होती है जिस वजह से उनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जिसकी वजह से पीलिया, जॉइंडिस हो जाता है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। ये किसके थ्रू होते हैं ट्रांसमिट, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। वाटर मीडियम है, खराब पानी आपने पी लिया तो जॉइंडिस हो जाएगा। और देयर इज अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, लेकिन इनमें वैक्सीन सिर्फ एक ही टाइप के हेपेटाइटिस के लिए है, हेपेटाइटिस ए इन द मार्केट में। हालांकि हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा ग्रुप है वायरसेस का, लेकिन हेपेटाइटिस का टीका सिर्फ हेपेटाइटिस ए के लिए लगाया जाता है। अब हेपेटाइटिस ए एक बीमारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका टीका सारी चीजों के लिए लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसा ही हो गया ना। था काउपॉक्स, था स्मॉल पॉक्स, और हमने इंजेक्ट कर दिया स्मॉल पॉक्स, मिमिक कर दिया, तो ठीक वैसा ही हेपेटाइटिस ए तो है नहीं, जॉइंडिस है या कोई और हेपेटाइटिस से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन हमने हेपेटाइटिस ए का टीका लगा दिया या वैक्सीनेशन हमने करवा दिया, तो वो पहचान लेगा कि कुछ इस तरीके का वायरस है, तो मैं इसके लिए ये मैकेनिज्म करता हूं और वो मर जाएगा, है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है। लेकिन पता है क्या आपको एक इंटरेस्टिंग चीज की, बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 years old। तो लेकिन अभी इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है और मेजोरिटी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हेपेटाइटिस ए से खुद ही क्योर हो चुके हैं जब वो 5 साल के आसपास थे उस टाइम पे, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। वो उन वायरसेस के कांटेक्ट में आए हैं जो कि हेपेटाइटिस ग्रुप के ही हैं और वाटर की वजह से होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज है, क्योंकि हेपेटाइटिस वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न माइक्रोब की वजह से होता है। तो अब क्या हुआ, हेपेटाइटिस ए तो उन्हें नहीं हुआ था, लेकिन हेपेटाइटिस ग्रुप के बाकी वायरस उन पे अटैक कर चुके थे, तो वो अब पहचान गया, इम्यून सिस्टम पहचान गया है, और 5 साल तक अगर उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई तो हेपेटाइटिस ए भी वो इजीली क्योर कर सकता है उनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसे मैकेनिज्म पता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए इस तरीके से कुछ बच्चे क्योर हो चुके हैं और बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, ठीक है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस वुड यू टेक द वैक्सीन। तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या आप वैक्सीन को लेंगे, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप बताएंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आपको दी गई है, इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है रेबीज वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग एंड अदर एनिमल। देखिए रेबीज एक वायरस होता है जो कि डॉग, मॉन्कीज या अदर एनिमल से फैलता है, अगर इन्होंने काट दिया तो फैल जाता है। लेकिन देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। तो ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन है। देखिए अगर कोई किसी ने डॉग पाल के रखा हुआ है तो या आप लोगों में से किसी के पास डॉग है तो आप उसे जरूर टीका लगाने लेके गए होंगे, आपसे कहा होगा कि इसको इंजेक्शन लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो वो इंजेक्शन किसके होते हैं, रेबीज के ही होते हैं। कि अगर कहीं उसको रेबीज वायरस ने अटैक करा हो, आप इंजेक्शन उसको नहीं लगाया है, तो वो जितने लोगों को काटेगा सबको रेबीज हो जाएगा। और रेबीज के कुछ सिम्टम होते हैं जैसे पानी से डरना और मुंह से लार टपकते रहना, कुछ इस तरीके के सिम्टम, और थोड़ा पागलों की तरह या थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, कुछ ये कैरेक्टर रेबीज के होते हैं, कुछ सिम्टम्स ये रेबीज के होते हैं। तो ह्यूमंस के लिए भी अगर किसी डॉग ने ह्यूमन को काट दिया है तो उसको भी रेबीज का एंटी रेबीज का वैक्सीन टीका लगाया जाता है और डॉग को भी लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले ही लगा दिया जाता है डॉग को। तो फिर बोल रहा है फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज इन योर नेबरहुड। तो आपकी जो लोकल अथॉरिटी है, आप नगर पालिका एरिया में रहते हैं, आप रूरल एरिया में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, तो देखिए कि उन्होंने क्या हेल्थ मेजर यूज किए हैं एंटी रेबीज के लिए या रेबीज को कंट्रोल करने के लिए। और आर दीज मेजर एडिक्वेट, क्या आपको लगता है कि ये जो मेजर उन्होंने यूज किए हैं वो इनफ हैं, क्या वो ठीक हैं या इतने से ही हो जाएगा। अगर नहीं, इफ नॉट
व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट, आप क्या चाहते हो, आपको कैसा इम्प्रूवमेंट आप उनको सजेस्ट करोगे कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें, आप क्या चाहोगे कि वो आपके कौन से आइडिया, या आपके पास क्या ऐसा कोई आइडिया है कि जिससे और इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं, तो आप ये आपकी एक्टिविटी है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आपने ये करना है कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट उसमें हो, या क्या आप उन्हें आइडिया देना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उन्हें बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छे से हमने जाना कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अटैक कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे अच्छा पार्ट जो हमने पढ़ा, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन बना था, कितने अच्छे तरीके से, कितना दिमाग लगा के उसे बनाया गया, काउ पॉक्स के वायरस को बॉडी में डाल दिया और उसके बाद स्मॉल पॉक्स उससे कंट्रोल हो गया। तो हम होप करते हैं कि ऐसा ही कुछ जो अभी एपिडेमिक फैली हुई है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, उसके लिए भी कुछ ऐसा हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए जानते हैं व्हाट यू हैव लर्न, आपको चैप्टर में क्या क्या हमने जाना, इसकी समरी हम थोड़ी सी सीखते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमें बताया गया कि जो हेल्थ है वो फिजिकल, मेंटल और सोशली आप अगर ठीक हैं, आप तीनों तरीके से अगर आप ठीक हैं तो आपको हेल्थी कहा जाएगा। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन हिज हर फिजिकल सराउंडिंग एंड हिज हर इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये कहा गया कि जब आप किसी पर्सन को हेल्दी कहते हैं तो वो डिपेंड करेगा, भले वो लड़का है लड़की है, उसकी फिजिकल सराउंडिंग, वो कैसे जगह में रह रहा है, उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है या ठीक ठाक है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, कैसा है, उस पर भी उसकी हेल्थ डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ प्रॉपर सफाई नहीं है तो बीमारी होनी है, और ऐसे एरिया में रहने के साथ साथ ऊपर से गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकता है या चीज़ों को नहीं ले सकता है अपने लिए, अच्छा खाना, न्यूट्रिशंस, हेल्दी डाइट वो नहीं ले सकता है, तो उसको तब भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है और इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, ठीक है। डिजीजेज आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक। फिर हमें पता चला कि जो डिजीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्यूट, जो कि डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन, अपने टाइम पे डिपेंड करती है। जो कम टाइम तक होता है उसे एक्यूट कह दिया जाता है, जो लंबे टाइम तक चलता है उसे क्रोनिक कह दिया जाता है। और इवन क्रोनिक डिजीजेज कभी कभी डेथ भी कॉज करती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो जाती है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। हमने पढ़ा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, फंजाई, इस पे है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने वाले हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर बड़े बड़े भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है ना। तो उसके बाद बोला गया है द कैटेगरी टू विच अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गया है जो कि इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, उसकी कैटेगरी वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टर कैसे हैं, या वो किस तरीके की मैकेनिज्म को शो करता है जब किसी की बॉडी में अफेक्ट करता है, किसी की बॉडी में अटैक करता है, तो उसको समझने के बाद उस स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, ठीक है, उस डिजीज से रिलेटेड टाइप उसे दिया जाता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर। तो हमने पढ़ा कि जो फैलने वाली बीमारियां, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कैसे फैल सकते हैं, ये हवा के थ्रू फैल सकते हैं, ये वाटर के थ्रू फैल सकते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने से ये फैल सकते हैं, किसी वेक्टर के थ्रू ये फैल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने जानी। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज मोर डिजायरेबल देन इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो हमने ये पढ़ा कि बीमारी से बचना ज़्यादा अच्छा है बीमारी होने के बाद ठीक होना, ठीक है। मतलब कि आप कह रहे हो कि मुझे बीमारी हुई और मैं ठीक हो गई, चलो ठीक हो गया या ठीक हो गई, लेकिन उससे अच्छा ये नहीं कि आपको बीमार कभी हुआ ही नहीं, आपको वो डिजीज कभी हुई नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि बीमारी से बचना, बीमारी को रोकना ज़्यादा अच्छा है कि आपका उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया। क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो हो सकता है आपको बेड रेस्ट दे दिया जाए, आपके 1-2 महीने ऐसे ही वेस्ट हो जाएं, आप पढ़ ना पाएं या आप फिर से वीक हो जाएं। तो उससे अच्छा तो ये ना कि आपको बीमारी कभी हो ही ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
उसके लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेंगे, उसके लिए हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, है ना। हम लोगों को बताएंगे कि कितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने पूरी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय पब्लिक हेल्थ hygiene measures that reduce exposure to infectious agent। तो infectious जो diseases होती हैं, जो बीमारी होती है फैलने वाली, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? पब्लिक हेल्थ हाइजीन, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान देके, साफ सफाई पे ध्यान देके, और इन्फेक्शन, अगर हम साफ सफाई रखेंगे, हमारे आसपास कूड़ा नहीं होगा, हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी, तो माइक्रोब्स कैसे पनपेंगे? क्योंकि माइक्रोब्स तो वहीं पे होते हैं, वहीं पे उनका नंबर बढ़ता है जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, जहां साफ सफाई नहीं होती है, वहीं पे डिजीज होगी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पे अटैक कर रहा है, कहीं पर भी अटैक कर रहा है, इट मींस कि उस जगह पे हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, वो जगह साफ सुथरी नहीं है। वहां पे इनवाइट किया जा रहा है एजेंट्स को कि आइए, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे रहने वाले लोगों को इन्फेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, साफ सफाई हमने रखनी है। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। तो इन्फेक्शियस जो डिजीजेज हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, इनकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख के भी हम इनसे बच सकते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज in the community require that everyone should have access to public hygiene and immunization। अब आप चाहते हैं कि एक इफेक्टिव प्रिवेंशन हो, हमारे आसपास किसी को बीमारी, हमें तो ना ही हो, लेकिन हमारे आसपास भी किसी को ये डिजीजेस ना हो, तो उसके लिए क्या है? आपके आसपास रहने वाले, आपकी फैमिली में रहने वाले, आपकी सोसाइटी में रहने वाले हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को पब्लिक हेल्थ और हाइजीन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपकी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी कम्युनिटी को ये ध्यान में रखना ही चाहिए, ये ध्यान में होना ही चाहिए कि पब्लिक हेल्थ क्या है, हमें पब्लिक हेल्थ, हमने अपने आसपास सफाई कैसे करनी है, और इम्यूनाइजेशन क्या है। पब्लिक हेल्थ और इम्यूनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास बीमारियां ना हो, हमारे आसपास इन्फेक्शंस ना फैलें, हमारी सोसाइटी डिजीज फ्री रहे, तो हमें ये मेजर्स अपनाने ही होंगे। हमें लोगों को बताना ही होगा कि कैसे हमने हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, किस टाइप का फूड हमने लेना है, कैसे हमने लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी ही चाहिए, और इवन सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरी कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए, जिससे कि सब लोग कहीं ना कहीं इस तरफ अपना ध्यान दें और कहीं ना कहीं पब्लिक हाइजीन की तरफ थोड़ा बहुत भी अगर अपनी अवेयरनेस दिखाएं, तो वहां पे इन्फेक्शियस डिजीजेस तो होने से रुक जाएंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, ओके। तो हैव ए नाइस डे।